अच्छा देखो बेटा, अपने पास अपने पास आ जाओ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग बात कर रहे थे। अगर हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स होता है। अगर m बाई टू से लेफ्ट हैंड साइड एंड आर एच एस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा अपने को, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन मिलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। तो इसको अगर स्टेटमेंट में लिखा जाए तो क्या बोल लिखा जाएगा कि द चेंज द चेंज इन kinetic energy of particle kinetic energy of particle the change in kinetic energy of particle is equal to the work done to the work done the work done b- work done on it by net external force net external force। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, जो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट किया जाए बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स किया जाए। यही क्या कहलाया अपने लिए, यही कहलाया अपने लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अगर हम लोग अगला बात करते हैं कि वर्क डन या वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स वेरिएबल फोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। अभी वर्क बाय वेरिएबल फोर्स बताया था बेटा, क्या था वो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स के बराबर, और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। मतलब क्या लिख देंगे बेटा कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स किसके बराबर होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ये हो गया अपने पास वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, कॉपी कर लीजिए। चलो इस सवाल को देखते हैं बेटा, हम लोग सभी लोग ट्राई करते हैं इस सवाल को। इसमें क्या बोला है कि फोर्स अपने पास, अब देखो फोर्स एक्स के साथ वेरी कर रहा है अपने पास, है ना, तो वर्क डन पूछा है। तो कौन सा केस है ये, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है बेटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग डी डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। तो एफ डॉट डी एक्स और इंटीग्रेशन, यानी ये है 5 + 2x और dx का इंटीग्रेशन, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 1 तक है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करो। ये हो जाएगा 5 dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ x dx, है ना, 0 से 1 0 से 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले जरा, ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आया x, यहाँ पे आया 2 और 0 से लेकर 1 है ये, यहाँ पे आया 2, यहाँ पर आया अपने पास x² बाई 2, कहां से 0 से लेकर 1, 2 ने 2 को मार दिया, सबकी वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू रखो, 2 ने 2 को मार दिया, तो ये आया कितना, 5 + 1 के बराबर, यानी आंसर इज 6। ठीक है, आंसर इज 6। इस सवाल में भी अपने को वर्क डन निकालना है। तो अगेन वर्क डन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स के बराबर, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेना है, 0 से लेकर 2 के बराबर लेना है। चलो तो इंटीग्रेशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, 3x² + 2x -5, इंटीग्रेशन करना है dx, कहां से कहां तक लेकर, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। अच्छा, एक का आंसर 2 भी है, चलो देखते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आया अपने पास 3 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन आया x⁻³ प्लस 2 टाइम्स ऑफ x² बाई 2 -5 × x। कहां से कहां तक लेना है बेटा, 0 से लेकर 2 तक लेना है। 3 ने 3 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो यहां पे बचा 8 + 4 -10, आंसर इज 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो अपने पास जो कि किसी हाइट पे रखा हुआ है और आप किसी भी पाथ से आए, चाहे आप ऐसे आए या यूं घूम कर आए या फिर आप यूं घूम कर आए, कहीं से भी आए,
तो वर्क डन जो रहेगा वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है बस उतना ही रहेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो ग्रेविटी जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो वर्क डन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट ही देखेगा, या इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में कितना हाइट है सिर्फ वही देखेगा। ठीक है। तो अगर यहां से यहां तक नीचे तक आया है तो हम लोग चेक करेंगे कि पोटेंशियल में चेंज कितना हुआ है, वही वर्क डन के बराबर होगा। तो यहां पर देखे बेटा आप, वर्क डन अगर हम लोगों से पूछा जाए, ठीक है, वर्क डन पूछा जाए, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, है ना, वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर देखा जाए तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है बेटा। फोर्स क्या लग रहा है नीचे? mg लग रहा है। वर्क डन बाई ग्रेविटी हम लोग देख रहे हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स तो लग रहा है अपने पास mg, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है h, यानी वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो गया? mg h के बराबर हो गया। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ठीक है। इस सवाल के लिए वर्क डन निकालिए। देखो फोर्स कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक है, वर्क डन निकालो फिर। चलो देखो, अभी अभी वापस से बताया था डी डब्ल्यू इज इक्व टू क्या लिखना है? एफ डॉट डी एक्स लिखना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो अपने पास क्या क्या था? अपने पास था एफ की जगह पे है 2x प्लस 2x 3x² dx, है ना। इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स x² बाई 2 प्लस 3 टाइम्स x³ बाई 3, और लिमिट रखना है अपने को 0 से लेकर 2 तक। ये मर गया, ये मर गया, तो ये आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है। तो सवाल अपने पास क्या बोल रहा है? 2 ग्राम का, 2 ग्राम का क्या है अपने पास? वाटर का ड्रॉप है, रेन ड्रॉप जिसे बोल रहे हैं, वो 1 किलोमीटर के हाइट से गिर रहा है और ग्राउंड पे हिट करता है 40 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो अपने को निकालना है, और वर्क डन बाई अपोजिंग रेसिस्टिव फोर्स कितना है वो भी निकालना है अपने को। ट्राई करिए। देखो बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ये बोला है अपने पास। ठीक है, आ जाओ। ये अपने पास 1 किलोमीटर का हाइट है, पानी का ड्रॉप है जो नीचे गिर रहा। ठीक है। अच्छा, तो होगा क्या? वर्क डन बाई ग्रेविटी किसके बराबर होता है? हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी होता है mg/h के बराबर। m की वैल्यू कितनी है? 2 ग्राम, तो 2 × 10⁻³ g की वैल्यू कितनी है बेटा? 10, और हाइट का वैल्यू है 1 किलोमीटर यानी 10⁻³ तो कितना आ गया? 20 जूल के बराबर, पहला ऑप्शन। ठीक है। देखो बेटा, हम लोग क्यों बोलते हैं कि एयर पार्टिकल का रहना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर नहीं हो सकता तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना स्पीड से ये आकर आपसे टकराएगा। तो अगर आप चाहो तो उस बात को देख लो, कितना वेलोसिटी से आकर टकराएगा ये आपके बॉडी से। मान लो एयर पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 वेलोसिटी था, ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर v है। तो जो वेलोसिटी से टकराएगा, अगर एयर पार्टिकल्स नहीं होता, एयर नहीं होता, तो क्या होता? v² = 2 g × h के बराबर होता। तब v की वैल्यू √2 × 10⁻⁸ जो कि 1000 है। ठीक है। तो लगभग ये 100 बाहर आ जाता और √2 आ जाता, यानी √2 की वैल्यू 1.41 होती है, तो 141 मीटर पर सेकंड से आकर टकराता ये आपसे। ठीक है, जो कि बहुत हाई स्पीड है, उतने हाई स्पीड से आकर टकराता। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या? तो ये एयर पार्टिकल होने से फायदे हैं वो, कि 141 कहाँ होने वाला था, बट आकर टकरा रहा है ग्राउंड पे कितना? 40 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बोलना वर्क डन बाई रेसिस्टिव फोर्स कितना है। तो अपने को पता है कि टोटल वर्क डन अगर देखा जाए, है ना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m इंटू v², हाफ mv² इज इक्वल टू वर्क डन बाई ग्रेविटी बाई प्लस वर्क डन बाई रेसिस्टिव फोर्स WR। तो ये कितना लिख दिया? हाफ m की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 ग्राम, यानी 2 × 10⁻³ v²। v की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा? 40, यानी 40 × 40 प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी
अगर देखा जाए तो वो किसके बराबर है, 20 जूल के बराबर, प्लस वर्क डन बाई अपने को रेसिस्टिव फोर्स चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 ने 2 को मार दिया और ये बच गया कितना, 1.6। ठीक है, 16 बचा होगा 1.6, ये इधर गया तो -20 जूल हो गया, इज इक्वल टू वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स। यानी ये किसके बराबर आया, ये आया -18.4 जूल के बराबर। माइनस क्यों, क्योंकि इस पे जो रेसिस्टिव फोर्स या एयर ड्रैग लग रहा होगा वो ऊपर के कारण लग रहा होगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर रहा ये, फर्स्ट पार्ट का आंसर रहा ये। इस सवाल में क्या बोल रहा है बेटा, कि एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम का है, ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, वुडन है ना। तो लिख देते हैं एक बुलेट है अपने पास जिसका मास है कितना, 10 ग्राम। 10 ग्राम तो केजी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 100, 10 डिवाइडेड बाई 1000, 1000। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। इसकी वेलोसिटी कितनी है अपने पास, इसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है। अब ये टकरा रहा, वुडन ब्लॉक से टकरा कर बाहर निकल रहा, तो जब बाहर निकल रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब बुलेट बाहर निकल रहा है तो उसकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो अपने को क्या पता है बेटा, आपसे क्या पूछा है सवाल में, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि वर्क कितना होगा, तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। उसी बात को लिख दे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, वी फाइनल या वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर, माइनस में अपना आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ। एम की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/100। वी फाइनल कितना है अपने पास, 200, तो 200 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर। ये कैसा है बेटा, ये a प्लस बी ए माइनस बी है, याद करो। अगर आप a प्लस बी आपके पास हो और a माइनस बी हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी सेम प्रिंसिपल से या उसी रूल से हम लोग इसको लिख दिए हाफ, इसकी वैल्यू 1/100, 1/100, ये आ गया कितना, 500 और -100। ठीक है, 500 -100, तो माइनस को बाहर रख देता हूँ, 100, 100 ने 100 को उड़ा दिया, दो से भी ये 500 चला गया, यानी आया 250, माइनस 250 जूल इसने काम करा है। किसने काम किया, वुडन प्लैंक ने काम करा है। देख बेटा, इस सवाल में क्या बोल रहा है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो हमेशा याद करो बेटा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा या कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। तो देखो किसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना, किसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पहला वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सब प्लस है तो ऐड हो जाएगा, हो नहीं सकता ये। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, मान लो फोर्थ सेकंड को देख लेते हैं पहले। तो इन दोनों का डॉट देखो, इन दोनों का डॉट देखो तो कितना आ जाएगा, ये 8, इन दोनों का डॉट देखो तो +9, इन दोनों का डॉट देखो -8, तो ये भी 0 नहीं हो रहा। इन दोनों का डॉट देखो, है ना, फोर्थ, फोर्थ का देखते हैं हम लोग, तो इन दोनों का डॉट देखे तो 2 आ रहा है, इन दोनों का डॉट देखो तो +6 आ रहा, और इन दोनों का डॉट देखो तो -8 आ रहा है, आंसर 0 आ रहा। तो अपना आंसर कौन सा है, फोर्थ है। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। करते हैं हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है जब लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। अब उसी में हम लोग बात करेंगे क्या, कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स से हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ठीक है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, तो चलो समझते हैं स्प्रिंग में फोर्स कितना लगता था बेटा, आओ देखते हैं हम लोग वापस से। मान लो अपने पास ये स्प्रिंग है और ये मास स्प्रिंग है। ठीक है, तो इसके इनिशियल पोजीशन से सपोज ये एक्स इलोंगेटेड है, इनिशियल पोजीशन से सपोज एक्स इलोंगेटेड है, तो अपने को पता है कि इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा स्प्रिंग के कारण, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। तो फोर्स बाय स्प्रिंग कितना होता है, याद करो बेटा, तो फोर्स बाय स्प्रिंग होता है -kx के बराबर। अब आपसे वर्कडन पूछ रहा है, तो वर्कडन इज इक्वल टू क्या है, मान लो ये एक्स पोजीशन पे है ना, इसको dx पोजीशन से और खींचने में, इसको dx पोजीशन से और खींचने में कितना काम करना पड़ेगा। तो वर्कडन अगर हम लोग लिखें तो वो क्या लिख सकते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड की वाइज करें सिर्फ तो सिर्फ k इंटू एक्स, और वर्कडन को चलो लिख देता हूँ की एक्स, रुको यहाँ पे लिख देता हूँ,
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इनटू डीएक्स का इंटीग्रेशन, यानी डीएक्स का इंटीग्रेशन जीरो से लेकर एस तक या जीरो से लेकर एक्स तक। तो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, उसकी वैल्यू आ जाएगी के इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर। यानी कि माइनस साइन अगर रखें तो माइनस भी यहां पे था, माइनस साइन रखा जाए तो माइनस यहां पर था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, तो वो किसके बराबर है, माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर है। यह है वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, इस पे थोड़ा सा और हम लोग चर्चा करेंगे, फिलहाल यहां तक कॉपी कर। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा ध्यान देना यहां पर, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसका थ्योरी भी समझाऊंगा और लिखेंगे भी हम लोग, बहुत काम आता है। ठीक है, समझो जरा, ध्यान देना, स्प्रिंग पे भी ये बात करेंगे हम लोग, फिलहाल ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। मान लो यहां से हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है, ऑब्जेक्ट को फेंका, ये नीचे आया। तो जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना राइज हुआ है या लॉस हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज अपने पास ये सरफेस है ना, तो इस सरफेस से जैसे ही मैंने इस पेन को उठाया, अभी क्या हो रहा, बहुत धीरे धीरे उठाया, तो नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा जो कि mg लग रहा, और ऊपर की तरफ जो फोर्स मैंने लगाया है वो एग्जैक्टली बैलेंस किया हुआ क्या, mg को। तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह दिमाग में रखना कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहा या एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा, वो कुछ इस प्रकार से फोर्स लगा रहा कि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो मान लो इसको नीचे से मैं ऊपर ले गया हूं, नीचे से ऊपर ले गया हूं, ठीक है, तो अब ऊपर ले जाने पे बेटा, ऊपर ले जाने पे एक्सटर्नल एजेंट किधर लगा रहा फोर्स, एफ एक्स या एफ ई लिख देता हूं मैं, एक्सटर्नल एजेंट के लिए ऊपर की तरफ लगा रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ बेटा, ऊपर की तरफ हुआ है, और ग्रेविटी किधर लगा रहा, नीचे लगा रहा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ, तो वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसा वर्क है, ये पॉजिटिव वर्क है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। और वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया है। मतलब क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। दूसरा पॉइंट, अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी में लिखूं बेटा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो, mg नीचे लग रहा है, x ऊपर लग रहा, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। मतलब क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है ग्रेविटी यहां पर, है ना, ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रहा, और पोटेंशियल एनर्जी में राइज हो रहा। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस वर्क डन बाय फील्ड या ग्रेविटी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटी का वर्क डन इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं, ये फील्ड के केस में। ठीक है, और समझे हम लोग थोड़ा, और समझते हैं हम लोग थोड़ा। जब नीचे आने वाला है बेटा मोशन, है ना, जब ऊपर से नीचे आ रहा, तो नीचे आएगा तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, बट क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं चाहते हम लोग, तो फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल ऊपर लग रहा। यानी कि आप डाउनवर्ड मोशन में अगर लिखें, डाउनवर्ड मोशन में, तो डाउनवर्ड मोशन में क्या लग रहा है बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कैसा है, ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि फोर्स एंड एक्स अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, डेल्टा यू भी डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे तो डेल्टा यू डिक्रीज कर रहा है, mgh, एच की वैल्यू कम हो रही है, तो डेल्टा यू डिक्रीज कर रहा। स्टिल आप देखो दोनों, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा, मतलब अगेन लिखें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। बट इस केस में वापस से आप ग्रेविटी के लिए देखें बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी वो क्या है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा, फोर्स भी नीचे की तरफ ही लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो पॉजिटिव है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है। यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी अगेन क्या लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू के बराबर है। ठीक है, समझ में आया। अब इसी बात को हम लोग स्प्रिंग पे भी जरा टेस्ट कर लेते हैं। याद करो स्प्रिंग वाला केस अभी अभी हम लोगों ने करा था। मान लो बेटा ये केस है ना, स्प्रिंग को आपने आगे खींचा, तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट किधर है,
एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाएगा, फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, एक्स आगे की तरफ बना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगेन किधर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आगे की तरफ ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ है। बट अगर आप किसके लिए देखें, अगर आप देखना स्टार्ट करें कि स्प्रिंग के लिए, तो स्प्रिंग का फोर्स किधर लग रहा, पीछे की तरफ लग रहा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग पीछे की तरफ लग रहा, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या होगा, वो होगा कितना, नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ होगा। सेम कंसेप्ट, ठीक है, सारे में सेम ही कंसेप्ट है। अब इसको इसको चाहो तो चलो मैं लिखा देता हूं, ये इसलिए लिखाना जरूरी है क्योंकि कई बार हम लोग ये कंसेप्ट भूल जाते हैं। तो ड्यूरिंग, मैं लिखा दे रहा हूं, इस पूरे कंसेप्ट को रिटर्न में लिख रहा हूं। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, सिंस सिंस फोर्स एक्सटर्नल एंड डिस्प्लेसमेंट both are in same direction, both are in same direction, same direction, hence work done is positive, work done is positive, and potential energy also increases, potential energy also increases, potential energy also increases, ठीक है। but but for gravitation, for gravity but for gravity but for gravity work done by gravitational field या work done by gravity is negative, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर फोर वी कैन राइट वर्क डन बाई एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट फॉर वर्क डन बाई ग्रेविटेशन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली 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 फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन motion work done by external agent, work done by external agent, external agent is negative, and potential energy also decreases, potential energy also decreases, but but work done by gravity is positive, work done by gravity is equal to positive, and and potential energy decreases, ठीक है। अगेन द रिलेशन रिमेन सेम, ये रिलेशन अपने को बस दिमाग में रखना है, ठीक है। तो द नेक्स्ट हेडिंग इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहलाता है बेटा, ये बात समझ लें। तो इसका स्टेटमेंट सबसे पहले लिखते हैं। सो इट स्टेट्स दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, total mechanical energy of a system is conserved, total mechanical energy of a system is conserved
कब कंजर्व रहेगा? इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, इफ द फोर्सेस, if the forces doing work on it, doing work on it, doing work on it are conservative in nature, are conservative in nature, in nature। ठीक है, तो यहां से एक टर्म अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दो अगले स्लाइड में डिफाइन करेंगे। फिलहाल हम लोग बोल रहे हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग, टोटल एनर्जी जो होगा, यह है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इज इक्वल टू, ये होगा क्या, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो बेटा ऐसा हो, मान लो ऐसा हो अपने पास कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा, बट क्या टोटल एनर्जी में चेंज होगा? नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि एक और डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि sum of kinetic energy and potential energy of a body is constant, is constant। ठीक है, नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो बेटा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है और इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, जिसमें अगर आप वर्कडन कुछ करते हैं, है ना, वर्कडन कुछ करते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे कि सुनो सुनो सुनो, समझ में आ जाएगा। मान लो बेटा, यहां से अपने पास एक बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है अपने पास। आपने क्या करा, जब पंप से पानी आपने चलाया तो क्या हुआ, पंप ने पानी को यहां से उठाया, यहां से उठाया, यहां पे गया। तो अभी क्या करा, पंप ने काम करा है, पंप ने काम करा है, किस पे काम करा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करा है। अब जब इसे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ही आप इसे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो टैप को आप नीचे जैसे ही पानी के लिए टैप को ओपन करते हैं तो पानी निकलने लगता है अपने को। ठीक है, तो ये भी, ग्रेविटी भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सिमिलरली स्प्रिंग के लिए भी है, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखे होंगे, है ना, कंप्रेस करके आप तो वर्क डन करे हैं, है ना, सिस्टम के अगेंस्ट, या फिर आप इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट, जो स्प्रिंग का इंटरनल फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क डन करें, जैसे ही आप छोड़ देंगे तो स्प्रिंग बाहर की तरफ भागता है ना, तो वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ स्पेशल, it is a special type of force, it is a special type of force of system system work done, against which, work done against which can be stored, can be stored can be stored in the system, in the system as a potential energy, as potential energy, which can later be, which can later be recovered, which can later be recovered। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो रहता है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर के बराबर होता है, या डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, इसी को कई बार हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में और भी लिखते हैं। अगर मान लो मैंने एक्स डायरेक्शन में फोर्स लिखा तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, वाई डायरेक्शन के लिए क्या हो जाता, माइनस डी यू बाई डी वाई, जेड के लिए डी यू बाई डी जेड, तो एफ जेड इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी जेड। ठीक है,
इसमें जो वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल होता है, इसमें जो वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, वर्क डन इन अ क्लोज्ड साइकिल या वर्क डन इज क्लोज्ड साइकिल, क्लोज्ड साइकिल इज जीरो, इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, अगर मैंने इस पेन को या पानी को ऊपर उठाकर ले गया और ऊपर से लेकर नीचे आया तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा। अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं, नॉन कंजर्वेटिव, तो ये क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है जिसके अगेंस्ट अगर आप वर्क डन करें तो वो एनर्जी स्टोर्ड नहीं करता है, एनर्जी स्टोर्ड नहीं करता है, ठीक है। तो ये किस टाइप का फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यहां पर लॉसेस इन एनर्जी होते हैं, जैसा कि एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इस टाइप के फोर्स के अगेंस्ट अगर आप वर्क डन करते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड नहीं हो पाता है, लॉसेस होते हैं एनर्जी का, जिस टाइप का फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। अब चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ये इरिवर्सिबल इन प्रोसेस है, ये वर्क डन इन ए क्लोज पाथ, इसमें कभी जीरो नहीं होगा। इस सवाल को करने का ट्राई करो, इस सवाल को करो। एक पार्टिकल है जिसको ले जाया जा रहा है एक्स इज इक्व टू जीरो से एक्स इज इक्व टू वन पे, अंडर द फोर्स इतना, वर्क डन कितना होगा। सेम टाइप का सवाल पिछले क्लास में भी बताया था, ट्राई करो। देख बेटा, अगर इस सवाल को हम लोग करें, बहुत आसान सा सवाल है, वर्क डन इज इक्व टू क्या है, एफ डॉट डी एक्स है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर वन तक करना है। अब आपको बस इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, मतलब 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेकर वन, प्लस 2 टाइम्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो जीरो से वन, माइनस 10 टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो जीरो से वन। बस इंटीग्रेट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आई गेस फोर्थ ऑप्शन होगा, चेक कर लीजिएगा। अगले सवाल पे आइए, इस सवाल को ट्राई करिए। इसमें बोला है क्या कि एक्शन ऑफ फोर्स जिसको आप मूव कर रहे हैं, अब डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वर्क डन निकालना है इन फर्स्ट 2 सेकेंड। हम ठीक है, तो वर्क डन निकालिए, और दूसरा एक याद रखना कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ये जल्दी यूज हेल्प करेगा सवाल बनाने में, ट्राई करना। देखो बेटा, सवाल क्या कहना चाह रहा है उसको समझो पहले, कि एक्स टाइम का पोजीशन है, मास दे रखा है अपने पास, मास दिया हुआ है 2 kg के बराबर। अब बच्चा यहां पर क्या करता है, सबसे पहले फोर्स निकालता है, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेगा, वेलोसिटी निकालेगा, वेलोसिटी से सॉरी एक्स को डिफरेंशिएट करेगा, वेलोसिटी निकालेगा, वेलोसिटी से फिर से एक्सेलरेशन निकालेगा, फिर फोर्स निकालेगा, फिर डीएक्स से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेगा, टाइम लेकर जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू अगर t² by 3 है, ठीक है, तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ टी आ जाएगा। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, फर्स्ट 2 सेकेंड बोला है, तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो पे तो जीरो होगा, बट वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा 4/3 के बराबर। यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, m/2 को मैं निकाल लेता हूं बाहर, कितना हो जाएगा, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। वी फाइनल वी इनिशियल, वी इनिशियल तो जीरो था, एम कितना है 2 kg, 2 kg/2 कितना है, ये 4/3 का होल स्क्वायर माइनस जीरो था, है ना, तो माइनस जीरो, कितना आ गया, ये दो दो मर गए, कितना बच गया, 16/9, 16/9। ये हो गया आपका आंसर। देखो बेटा, इस सवाल में क्या बोला है, एक बुलेट जब निकल रहा है, तो अगर उसकी वेलोसिटी v है और वो किसी प्लैंक से पास होता है, तो उसकी वेलोसिटी लूज हो जा रही है 1/20, मतलब वेलोसिटी कम हो जा रही है 1/20 से। तो यहां पर अगर बुलेट आकर टकराने वाला है v से और टकराकर बाहर निकला, तो v से कम होना है 1/20, है ना, तो v माइनस v/20 कर दो, कितना आ जाएगा, ये 19/20 ऑफ v के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी अपने पास पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बता सकते हैं बेटा, कि वर्क डन बाय वन प्लैंक इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो वर्क डन बाय एक प्लैंक निकाल लीजिए, वो किसके बराबर होगा? वो होगा वर्क डन, W1 लिख रहा हूं तो m/2 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। तो मैं मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या कर रहा हूँ, इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर कर रहा हूँ ताकि पॉजिटिव में बस रह जाए, बाकी माइनस रहेगा और कोई बात नहीं है ना। ये आया v²। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 19 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? तो इसको स्क्वायर करें, जब 19 का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो वो लगभग 361 आता है, और 20 का स्क्वायर तो 400 के बराबर आ जाता है। यानी कि W1 अगर हम लोग निकाले बेटा वर्क डन बाई 1, तो वो किसके बराबर आया? mv² अपॉन 2 इंटू 400 माइनस 361 लगभग, तो कितना आ जाएगा वो? 39/400 के बराबर आ जाएगा। ये आया अपने पास वर्क डन बाई 1 प्लैंक। अब देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि फाइनल का वेलोसिटी कितना हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। मतलब ऐसे कितने प्लैंक यहां पर लगा देने चाहिए, ऐसे कितने प्लैंक यहां पर लगा देने चाहिए, सो दैट जब बुलेट यहां से फाइनली निकले तो बुलेट की वेलोसिटी 0 हो जाए। अपन इतने नंबर ऑफ प्लैंक्स लगाने चाहते हैं। यानी कि अगर n प्लैंक है अपने पास तो n टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय 1 प्लैंक इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ mv²। ठीक है, तो वर्क डन बाय 1 लिख लो यहां पर, n इंटू वर्क डन बाय 1 किसके बराबर है? mv²/2 इंटू 39/400 के बराबर। यहां पर है हाफ mv²। ये और ये पूरी तरह से कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू 400/39। अब देखो हम लोग जो भी लेंगे ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम लोग 10 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 10 आपने ले लिया तो फाइनल वेलोसिटी जो निकलेगा वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा उसके पास, बट अपने को क्या चाहिए? पूरी तरह रोकना है। तो हम लोग क्या लेंगे? n की वैल्यू 11 लेंगे। एक 10.5 को या 10.3 को हम लोग 11 ले लेंगे, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ले लेंगे। आओ इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि अपने पास एक पार्टिकल है जो 2 kg का है, तो मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg। जैसे ही सवाल पढ़े उसके डाटा को लिखना स्टार्ट कर दे। मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी इतना, वेयर ए इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ए तो अपने पास कांस्टेंट है। वर्क डन बाई दिस व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इतना। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के लिए वी इनिशियल देख लेते हैं। वी इनिशियल जैसे ही आप x की वैल्यू पुट कर दो तो a इंटू अंडर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, वी आई 0 हो गया। v फाइनल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा a इंटू अंडर रूट ऑफ 4, यानी कि आ जाएगा 2a के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया m/2। फाइनल वेलोसिटी अपने पास कितना है? 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, 2a का होल स्क्वायर माइनस 0। तो कितना हो गया? ये मास की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आया 4 × a² - 0, यानी 4a²। तो आंसर कितना आ गया? 4a²। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। इस सवाल में क्या बोला है अपने पास? यहां पर बोला है t दिया हुआ है एज अ फंक्शन x, अपने को वर्क डन निकालना। वर्क डन के लिए क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो x को t का फंक्शन में होना चाहिए, मतलब मैं अंडर रूट x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कितना बेटा? t-2 लिख सकता हूं। ठीक। यानी कि x को कितना लिख सकता हूं? t-2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो अपने को x पता चल गया। अगर वेलोसिटी निकाला जाए, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ये हम लोग जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी निकाल दिया जाए तो ये चेन रूल से होगा 2 of t - 2 इंटू 1 आ जाएगा। यानी वेलोसिटी फर्स्ट 4 सेकेंड बोल रहा है, अगर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 मैं बोलूं तो कितना होगा बेटा? t इज इक्वल टू 0, 0 पुट कर दिया, है ना। तो 0 पुट कर दिया तो कितना आया? -4 आया, बहुत अच्छी बात है। अब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 बोलूं मैं तो कितना हुआ? 2 × 4 - 2, वो भी 2 इज इक्वल टू 4 ही आ गया। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूं तो कितना होता है बेटा? हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? m/2। v फाइनल कितना है? 4 का स्क्वायर, यानी 16, माइनस वी इनिशियल है -4 का स्क्वायर। 16 - 16 कितना आ गया? 0। ऑप्शन नंबर 1। वापस से देखो बेटा, ये बुलेट है जिसका मास दिया है 20 ग्राम। ग्राम को आप कन्वर्ट करेंगे कितना लिखेंगे? 20/100।
1000 ग्राम आ गया, निकल रहा, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वी आई की वैल्यू कितना दिया हुआ अपने पास, 100 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। वी फाइनल कितना है, 50 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे बोला वर्क डन बाई एयर ड्रैग कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी m/2 वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। कर दीजिए, आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। देखो बेटा, इसका एक कंसेप्ट होता है ना, इस टाइप के सवाल का, तो थोड़ा सा ध्यान देना उस कंसेप्ट को। मान लो अपने पास एक टेबल है, और इस टेबल पे एक चेन रखा हुआ है, ठीक है। तो इस टेबल पे एक चेन रखा हुआ है, तो ये चेन रखा हुआ है, ठीक है। nth पोर्शन रखा हुआ है, मान लो टेबल पे जो चेन रखा है उसका मास m और l है। तो ये वाला पोर्शन nth है, मतलब l/n पोर्शन रखा हुआ है। यानी इसका मास कितना होगा बेटा, हम लोग एक टर्म निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। हम लोग एक टर्म निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, है ना, जिसको आप लैम्डा लिखते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ होता है, याद करो उसको। तो लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो इस पोर्शन का मास अगर मैं m डैश बोलूं, तो वो कितना होगा, लैम्डा इंटू दिस लेंथ, मतलब होगा क्या, m/l इंटू l/n। यानी कि ये कट जाएगा, m डैश की वैल्यू m/n के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये m/n के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये जो मास है बेटा अपने पास, ये कितना है, ये है m/n। अब देखो बेटा, आपसे पूछा गया कि कितना वर्कडन होगा, कितना वर्कडन होगा, कि अगर नीचे वाले पोर्शन को आप उठाकर रखते हैं, नीचे वाले पोर्शन को उठाकर रखते हैं, तो ये मास था अपने पास m/n। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। ये कितने दूरी पे या कितने हाइट पे होगा, तो इस h को अगर मैं लिखूं, h को लिखूं, तो ये कितना होगा, हाफ ऑफ द हैंगिंग लेंथ, मतलब l/n का हाफ, यानी l/2n के बराबर, ठीक है। तो कितने से वर्कडन करना पड़ेगा उठाने के लिए, वर्कडन उठाने के लिए कितना करना पड़ेगा बेटा, तो वर्कडन जो करना पड़ेगा वो कितना होगा, मास ऑफ द हैंगिंग पोर्शन, जो कि है m डैश इंटू जी इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है बेटा, l/2n के बराबर है। 2n कैसे आया ना, l/n का आधा लेंथ, तो l/2 इंटू n के बराबर। तो सबकी वैल्यूज रखना स्टार्ट कर दो, ये है m/n, ये है g, ये है h। h की वैल्यू है l/2n। तो कितना आ गया बेटा, जो वर्क डन अपने को करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला डायरेक्टली निकाल दे रहा हूं, mgl/2n स्क्वायर के बराबर। ये आया वर्क डन। अब देखो इस पे अपना सवाल कैसे बन जाता है, इस छोटे से फॉर्मूले से। देखो क्या बोल रहा है, फ्रिक्शनलेस विथ 1/5 ऑफ लेंथ इज हैंगिंग, 1/5 ऑफ द लेंथ इज हैंगिंग, है ना। यानी l/5 हैंग हो रहा है। यानी कि n की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, 5 के बराबर है। अब इस वैल्यू में रख दो, अपने पास आंसर आ गया। W इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाई 2। n की जगह पे क्या रखना है, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर सेकंड कितना ऑप्शन हो सर। गया, 25 हो गया। 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50 हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन बन गया, ठीक है। इस सवाल में अपने से क्या बोला, अ ब्लॉक ऑफ मास 8 kg रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन as shown in the figure। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है अपने पास 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। द ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग 1 मीटर, मतलब यहां पर कहीं आकर ये डिस्टेंस होगा 1 मीटर। यहां पर इसे कंप्रेस करने के बाद ये जो ब्लॉक है अपना, ये यहां पर रुक गया होगा, ये ब्लॉक यहां पर रुक गया होगा, तो इसकी वेलोसिटी हो गई होगी 0। तो बोला क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। अब देखो बेटा, यहां पे अगर पहुंचेगा, यहां पर अगर पहुंचेगा, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है बेटा, ये होता है जी साइन थीटा के बराबर। यहां पे मान लो ये डिस्टेंस एक्स ट्रैवल करा है ना, मान लो ये डिस्टेंस एक्स इसने ट्रैवल करा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप निकल सकते हैं। तो वर्क डन कितना हो गया, m इंटू जी साइन थीटा, ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस x लिख दिया, ये वर्क डन हो गया। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट k इंटू y, या फिर x जो भी आप लेना है y का स्क्वायर, ठीक है।
तो m की वैल्यू अपने पास है 8 kg, मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10 है, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाता है। x अपने को निकालना ही है 1/2 इज इक्वल टू 1/2, k की वैल्यू है 200 इंटू y है अपने पास 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये चला गया, 1 10 से ये चला गया, है ना। और किससे चला जाएगा अपने पास, 4 से मुझे जाता हुआ दिख रहा है, तो 4 से ये चला गया 2, ये चला गया 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 मीटर। ये हो गया अपना आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आई 5/2 मीटर। और इसका जो फॉर्मूला है, इस सवाल में जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके रखेंगे वो आपके लिए बहुत काम का होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास लेंथ हेल्ड किसी पोजीशन थीटा पे रखा गया, छोड़ दिया गया, तो स्पीड कितना होगा बॉटम में। ठीक है, देख बेटा, अपने पास स्पीड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यहां पर क्या था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, h क्या है, ये वाला हाइट है। और ये हाइट कैसे निकलेगा, टोटल लेंथ कितना था बेटा अपने पास, टोटल लेंथ देखा जाए तो वो था L के बराबर, और इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, L cos थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी कि बेटा अगर आप H लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, L माइनस L cos थीटा लिख देंगे। यानी कि हम लोग H को क्या लिख सकते हैं, L ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। ठीक है, अब यहां से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी से कितना ड्रॉप हुआ, एम जी इंटू एल 1 - cos थीटा। एम एम कैंसल आउट हो गया, वी स्क्वायर की वैल्यू या वी की वैल्यू कितनी आ गई, वी की वैल्यू आई √ऑफ ट्वाइस जी एल ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा, सपोज अपने पास एक स्ट्रिंग में धागा लिया और आपने ऊपर ऊपर घुमाने लगे, तो ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी जो मोशन हो रहा है एक वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, तो ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे आपने क्या लिया, मान लो पानी को एक बकेट में लिया और उसके बाद आप उसे घुमा रहे हो ऊपर हाथ करके, तो पानी ऊपर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप वेलोसिटी कम देते हैं तो पानी अपने ऊपर गिर जाता है, और कई बार आप वेलोसिटी ठीक ठाक देते हैं तो वो पूरा क्या पूरा घूम जाता है। तो यही है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब अभी जो सर्कुलर मोशन होगा वो किसी उस प्लेन में होगा जो कि वर्टिकल होगा, ना कि हॉरिजॉन्टल, है ना। चलो मान लो अपने पास और 3 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। तो चलो ये पॉइंट को ए नाम दे दिया मैंने, इस पॉइंट को जो कि इस पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, ये पॉइंट बी ले लिया, ये पॉइंट सी ले लिया। तो किसी पॉइंट पी पे अपने को देखा जाए कि इस पॉइंट पी पे पार्टिकल है, इसका मोशन अपने को लिखना है। तो देखो इसका v है यहां पर, है ना, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, वो होगा mv² / L के बराबर, अगर इसका लेंथ L है तो। ठीक है, अंदर की तरफ टेंशन ले रहा और mg का कंपोनेंट थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, mg का कंपोनेंट थीटा हो जाएगा। तो अपने पास अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि टेंशन टेंशन इज इक्वल टू mv² / L प्लस mg cos थीटा, प्लस mg cos थीटा। अच्छा, अब मैं बोलूं P और A के बीच में जरा मोशन को देखो, तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं P और A के बीच में, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं लिखा हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी बिटवीन A एंड P, है ना, A एंड P, ये पॉइंट P है, इसको रहने दो कोई भी। ठीक है, तो नीचे का यहां पर इसका कुछ वेलोसिटी होगा, सपोज वो v1 हम लोग लिख लेते हैं। तो नीचे का वेलोसिटी जो कि v1 है, तो हम लोगों ने लिखा हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v² जो कि यहां का वेलोसिटी था v² प्लस एम जी, और एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, अभी अभी हम लोगों ने बात किया, एच की जगह लिख सकते हैं L1 - cos थीटा के बराबर। ठीक है, यानी कि इसको और थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर दूं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v² प्लस ट्वाइस जी एल 1 - cos थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी v1 स्क्वायर माइनस 2g L
1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। अब v निकल गया तो टेंशन वाले इक्वेशन में पुट कर दो जरा और देखो कितना आ रहा। तो अगर टेंशन वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं तो ये m बाई एल है v1, और v के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, v1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एल, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा है, ये पहला वाला, और यहां पर क्या है, प्लस एम जी कॉस थीटा के बराबर। ये हम लोग लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, इसको अगर आप और सिंप्लीफाई कर ले, है ना, तो इसको और सिंप्लीफाई कर ले, टेंशन को लिखते हैं, सबको अंदर अंदर भेजते चले जाएं। तो एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल, यहां पे आया माइनस ट्वाइस एम जी, है ना, ये वन है तो वहां पे ट्वाइस एम जी ही रहने देता हूं, प्लस ये आ जाएगा ट्वाइस एम जी कॉस थीटा, और यहां पर है एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। तो फिर से अगर हम लोग टेंशन को लिखें तो टेंशन कितना आया बेटा, एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल प्लस 3 mg cos थीटा, प्लस 3 mg cos थीटा, -2 mg, -2 mg। ये क्या आया बेटा, ये आया टेंशन एट एनी पॉइंट, टेंशन एट टेंशन टेंशन एट एनी पॉइंट इन वर्टिकल सर्कल, इन वर्टिकल सर्कल। ठीक है, समझ में आया। देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा, अभी तक हम लोगों ने लिखा कि टेंशन एट एनी पॉइंट का इक्वेशन कितना होगा, मास इंटू वी वन स्क्वायर, वी वन कहाँ का था, बॉटम का स्पीड, वी वन स्क्वायर अपॉन आर या फिर एल, एल ही ले लेते हैं, ठीक है, -2 mg था, प्लस 3 mg कॉस थीटा था, प्लस 3 mg कॉस थीटा था। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, अब मगर मैं ऐसा बोलूं कि बेटा टेंशन एट ए कितना होगा, है ना, तो टेंशन एट ए ये कितना होगा, देखो जो ए वाला पॉइंट था अपने पास, जो ए वाला पॉइंट था, थीटा कहां से लिया गया पहले उसको देख लो, थीटा लिया गया है और वर्टिकल डाउनवर्ड से, तो ए वाले पॉइंट पे तो स्क्रीन या फिर ये स्ट्रिंग जो है वो नीचे ही रखे रहेगा। मतलब क्या है कि ए वाले पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल माइनस 2 mg, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी ये 3 mg आ गया। यानी कि टेंशन एट ए कितना आया अपने पास, वो आया एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी के बराबर आया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं बोलूं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे देख लो, मतलब कौन सा टेंशन एट बी देखना है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट, जहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो उस टाइम पे कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। मतलब ये आया एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल -2 mg के बराबर आया। तीसरा, अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखूं तो कहां पे पहुंच गया वो, सी वाले पॉइंट पे, तो टी सी इज इक्वल टू कितना आया, एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल -2 mg और -3 mg कॉस थीटा, या कॉस वन हो जाता, -1 हो जाएगा 180 के लिए, तो ये कितना आएगा, -2 mg, और कॉस 180 की वैल्यू -1 हो गया, यानी ये आया -3 mg आया। मतलब टेंशन एट सी इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन एल -5 mg के बराबर। अब देखो बेटा, फॉर लूपिंग ऑफ लूप, फॉर लूपिंग ऑफ लूप और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फॉर लूपिंग ऑफ लूप और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देखो क्या हो सकता है जब ये 180 डिग्री पे पहुंच जाए, जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाए तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी v, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर या वी थ्री स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, नीचे की तरफ mg लगता रहेगा। तो इस टाइम पे मिनिमम क्या हो सकता है कंडीशन, की टेंशन की वैल्यू 0 आ जाए और दोनों फोर्स बस इसको बैलेंस कर ले, जैसे ही बैलेंस कर लेंगे उसके बाद थोड़ा सा इनर्शिया के कारण आगे जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, फिर अपने पास सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो लूपिंग ऑफ लूप के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंशन एट सी की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। मतलब वहां से कितना आया, एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल टू 5 mg के बराबर आया। मतलब वी वन स्क्वायर किसके बराबर आया,
5gl के बराबर आया, मतलब V1 की वैल्यू अंडर रूट 5gl के बराबर आया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, V1 की वैल्यू अंडर रूट 5gl के बराबर आया। अगर मान लो बेटा हम लोग एनर्जी एनर्जी बिटवीन ए एंड बी देखते हैं, है ना, तो एट द बॉटम क्या स्पीड है, सिर्फ V1 स्पीड है, और जब यहां पर बी पे पहुंचेगा तो यहां पे इसकी स्पीड कुछ V2 भी होगी और इसका पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो आप उस टाइम पे अगर देखें, उस टाइम पे अपने पास अगर देखें, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ एम, V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5gl, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ एम VB का होल स्क्वायर प्लस m इंटू जी इंटू एल, ठीक है, प्लस प्लस mgl के बराबर। काइनेटिक एनर्जी, हाँ सही तो दिख रहा है, ठीक है, चलो एम एम कैंसल आउट हो जाएगा हर जगह से। यहां से हम लोग सिंप्लीफाई कर ले बेटा, तो आ गया 5gl, यहां पर आया 2 टाइम्स VB स्क्वायर, है ना, या सिर्फ VB स्क्वायर, और यहां पर आया 2gl, जब आप एलसीएम लेंगे तो VB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से VB को अगर आप निकालो तो वो आ जाएगा अंडर रूट 3gl के बराबर, ठीक है। एट सी, एनर्जी एट ए एंड सी अगर देखा जाए, ए एंड सी देखा जाए, तो ए पर जो एनर्जी है अपने पास वो कितनी है, हाफ एम 5gl, ये है वेलोसिटी वहां का, प्लस हाफ एम वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2l के बराबर, ठीक है। यहां से जब आप सिंप्लीफाई करें तो वीसी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जीएल के बराबर आएगा। ये कैसे, एक और तरीका है इसको निकालने का बेटा, कि यहां पर देखो हम लोग क्या लिख रहे थे, एम वी स्क्वायर अपॉन एल इज इक्व टू एम जी के बराबर, तो यहां से अभी आप बोल सकते हैं वी इज इक्व टू अंडर रूट जी एल के बराबर। तो ये तीनों पॉइंट पे अपने को क्या मिल गया, तीनों पॉइंट पे अपने को क्या मिला, वेलोसिटी मिला, तीनों पॉइंट पे हम लोगों को वेलोसिटी मिल गया। तो यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग टेंशन का भी बात करेंगे। अब मान लो इन तीनों जगह पे हम लोग टेंशन निकाल रहे हैं, तो टेंशन एट ए, टेंशन एट बी एंड टेंशन एट सी, ठीक है, ठीक है, या इसको भी हम लोग, चलो थोड़ा और चेंज करते हैं, हम लोग यहाँ पे पार्टिकल या पोजीशन लिख देते हैं, पोजीशन, कौन कौन सा अपने पास है, ए बी एंड सी। पहले लिखते हैं स्पीड, तो स्पीड कितना है, अंडर रूट 5gl ए पर, मिडिल पे है अंडर रूट 3gl, और सी पर है अंडर रूट जीएल। अब इसके कारण हम लोग टेंशन भी लिख सकते हैं, है ना, तो टेंशन एट, अगर हम लोग चाहें तो यहां पर टेंशन भी लिख सकते हैं, तो टेंशन एट ए लिखो, टेंशन एट ए, टेंशन एट ए, है ना, टेंशन कितना आ जाएगा टेंशन बेटा, टेंशन की वैल्यू जरा याद करो, हम लोगों ने अभी अभी लिखा था, कहाँ गया टेंशन की वैल्यू, देखो टेंशन एट ए कितना था अपने पास, एम वी वन स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी, तो वी वन की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 5 LG, यानी कि देखा जाए तो टेंशन एट ए कितना हो गया, 6 mg के बराबर आ गया, है ना, 6 mg के बराबर है, तो टेंशन एट ए की वैल्यू 6 mg के बराबर है। जैसे टेंशन एट ए 6 mg आ गया, आप बी पे अगर चले जाएं तो बी का टेंशन कितना था, याद करो बेटा, बी का टेंशन यहां रहा, बी का टेंशन, तो ये कितना है, m बाई एल 5gl माइनस 2 mg होगा, यहाँ पर ये mg के साथ होगा, ठीक है। तो अगर इसको लिखे हम लोग तो ये कितना आया, ये 3 mg के बराबर आया, ठीक है, ये 3 mg के बराबर है, और टेंशन एट सी तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि यही कंडीशन से ही हम लोग निकाले, तो ये पोजीशन हो गया। अब मान लो कई बार अपने पास कुछ अलग अलग टाइप के सवाल देते हैं, कि सपोज इस पेन को हम लोग घुमा रहे हैं, तो इस पेन को देखो क्या डिफरेंस है केस में, तो इसका अगर केस लिखा जाए तो सबसे पहला केस देखना है रॉड का, और दूसरा पार्टिकल इन पाइप, ठीक है। तो अगर एक रॉड है बेटा, वो ऐसे वो हमारे पास
घूमकर मोशन कर रहा, एक रॉड है जो चलकर घूम रहा है, घुमाने के बाद ये यहाँ पे पहुंचा अपने पास। ठीक है, तो अब देखो बेटा, रोप के केस में क्या था या रस्सी के केस में क्या था कि जब आप ऊपर गए तो वो स्लैंक होकर नीचे गिर सकता है, बट रॉड नीचे नहीं गिर सकता, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम 0 हो सकती है। तो अगर वेलोसिटी 0 हो सकती है तो V1 जब आप निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो हाफ एम V1 स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू 2L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में जब आप V1 निकालेंगे तो √4GL आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक पाइप ले लेते हैं, ये पाइप ले लिया और यहां पर आपने कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया है, तो भी आप देखो बेटा ये नीचे नहीं गिर सकता इस पॉइंट पे भी आकर, तो यहां पर भी जो V1 है वो √4GL के बराबर ही होगा। ठीक है, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या बोल रहा है अपने पास कि एक पार्टिकल मास है जो घूम रहा है, लूपिंग ऑफ लूप कर रहा है ना, स्पीड ऑफ पार्टिकल अपने से क्या बोला है, स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पॉइंट। तो देख बेटा अभी हम लोग बात किए थे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग हाईएस्ट पॉइंट कितना हो, अगर जस्ट लूपिंग ऑफ लूप हो रहा, सिर्फ घूम रहा है, तो टेंशन तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब इन तीन में से अपने को चेक करना है, तो ऊपर वाले पॉइंट पे है ना, स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टेंशन पूछा है, तो ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, वो तो होती है √GL के बराबर होती है ना, √GL के बराबर होती है। अच्छा, ठीक है, √ स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टेंशन कहाँ पे पूछा है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ही पूछा है ना। अच्छा, नहीं नहीं, तो स्पीड, वेलोसिटी। हाँ हाँ, देख बेटा, तो GL की वैल्यू अपने पास या R की वैल्यू 2 दी हुई है, यानी 10 × 2, तो ये कितना आ गया 20, √20 आ गया। √20 का मतलब क्या है, अगर 4 का स्क्वायर करे तो 16, 5 का तो 25, है ना, तो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में आप लगभग क्या 4.5 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, यानी अपना सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा।